हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया है। इस टॉपिक में हम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में किस प्रकार से उसका परिवर्तन हुआ या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई कुछ व्यापारियों के एक ग्रुप के द्वारा, समूह के द्वारा 1600 ईस्वी में, और इसके बाद व्यापार के लिए ये विश्व के विभिन्न भागों में गए। इन्हीं में से भारत से व्यापार के लिए ये भारत की ओर आए और सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी थी अंग्रेजों की, वो सूरत में उसकी स्थापना हुई। इस समय भारत में मुगलों का शासन था। सूरत में स्थापना के पश्चात इनकी जो ये कोठी होती थी, व्यापारिक कोठी, उसे फैक्ट्री इन्होंने नाम दिया, फैक्ट्री कहा जाता था। इसके बाद दक्षिण भारत में आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए, जिनके द्वारा जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए, और इन युद्धों में अंग्रेज़ों की जीत हुई। और इस प्रकार से आंग्ल कर्नाटक युद्धों के पश्चात दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया और इन्होंने फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसके प्रभाव को इस क्षेत्र में सीमित कर दिया। दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाने के पश्चात अब इन्होंने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और बंगाल की ओर अंग्रेज़ों ने अपना रुख किया। बंगाल जो था मुग़ल भारत में एक समृद्ध और बहुत ही विशाल सूबा था, राज्य था। और अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी की स्थापना की, वो 1651 ईस्वी में की। उस समय बंगाल का जो शासक था या सूबेदार जिसे कह सकते हैं, मुग़ल सूबेदार था, शाह सुजा था। उसकी अनुमति से इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री जो है वो स्थापना की। इसके पश्चात इन्होंने मुग़ल सम्राट से 12,000 रुपये वार्षिक के भुगतान के बदले में कलकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, इन तीनों क्षेत्रों की जमींदारी प्राप्त की। और इन तीनों क्षेत्रों की जमींदारी को मिलाकर ही आधुनिक कोलकाता जो है उसका निर्माण किया गया। यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा कासिम बाज़ार में भी इनकी फैक्ट्री थी, हुगली में इनकी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री थी। इन्होंने यहाँ पर जमींदारी प्राप्त की और उसके बाद अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, यानी फैक्ट्री की किलेबंदी की गई, जिसका नाम इन्होंने फोर्ट विलियम दिया गया इनके द्वारा। इसके पश्चात मुग़ल सम्राट जो थे उनसे इन्होंने व्यापारिक फरमान प्राप्त किया 1717 ईस्वी में। इसे गोल्डन फरमान भी, सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। इस फरमान के द्वारा ये आदेश दिया गया बंगाल के सूबेदार को कि ब्रिटिश कंपनी जो है बंगाल के सूबे में चुंगी से मुक्त होकर के व्यापार कर सकती है। चुंगी रहित व्यापार का फरमान इनको दिया गया। इसके लिए ज़रूरी था कि जो कंपनी है वहाँ, उसकी जो व्यापारिक कोठी है कलकत्ता में, उसके मुख्य अधिकारी के द्वारा उस कंपनी के माल पर हस्ताक्षर करके एक पत्र प्रदान किया जाएगा जो फ्री पास की तरह यूज़ होगा। इस फ्री पास को, मुक्त व्यापार के इस फ्री पास को दस्तक नाम दिया गया। तो फर्रुखशियर के द्वारा दस्तक का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे अब बंगाल के सूबे में जो आयात निर्यात किया जाता था या जो अंग्रेज़ों का व्यापार होता था कंपनी का, उस पर किसी भी प्रकार का उन्हें चुंगी कर या शुल्क जो है वो नहीं देना होता था। तो ये फ्री हो गया। इसी प्रश्न पर ही, इस दस्तक के प्रश्न पर ही आगे चलकर कंपनी और बंगाल का जो सूबेदार था उनके बीच में बहुत मतभेद उत्पन्न हुए और बहुत विवाद उत्पन्न हुआ। और यही एक मुख्य प्रश्न था जिसने आगे चलकर प्लासी के युद्ध की भूमिका तैयार की। अब हम मुग़ल शासन काल में अगर बंगाल प्रांत की स्थिति देखें तो बंगाल जो है दिल्ली से काफ़ी दूरी पर स्थित है। बंगाल एक समृद्ध प्रांत है आर्थिक दृष्टि से भी। यहाँ से जो विदेशी व्यापार है वो बहुत लंबे समय से होता हुआ आया है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, चीन के साथ और अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी।
यहाँ से खाद्यान्नों का व्यापार होता था, चाय और चीनी का व्यापार होता था, रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार भी यहाँ से किया जाता रहा। यहाँ ताम्रलिप्ति, कलकत्ता और हुगली जैसी बंदरगाह इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिनसे व्यापारिक जो है आयात निर्यात किया जाता था। तो बंगाल जो है एक समृद्ध सूबा था, साथ ही दिल्ली से बहुत दूरी पर स्थित होने के कारण दिल्ली में जो सुल्तान या फिर बाद में मुग़ल शासक शासन करते थे, उनके द्वारा बंगाल पर सीधा नियंत्रण और कहेंगे कि बहुत सुदृढ़ नियंत्रण रख पाना संभव नहीं था। इसीलिए बंगाल में जो भी सूबेदार हुए वो लगभग स्वतंत्र होकर के शासन यहाँ किया करते थे। नामात्र के लिए मुग़ल अधीनता स्वीकार कर लेते थे। मुग़लों को शासक जो होता था उसको खिराज या लगान उपलब्ध करवाते थे, वार्षिक रूप से प्रदान करते थे, लेकिन अपने जो आंतरिक प्रशासन था उसके अंदर ये पूरी तरीके से स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार किया करते थे। औरंगजेब के समय में 1705 ईस्वी में बंगाल में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने सूबेदार के रूप में यहाँ नियुक्त किया। कुछ समय के बाद उन्हें उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा का सूबा था, वो भी उनके नियंत्रण में प्रदान कर दिया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई 1727 में, तो उसके बाद इसका दामाद था मुर्शिद कुली खां का, शुजाउद्दौला खां, वो बंगाल का नवाब बना और इसने 1739 ईस्वी तक शासन किया। शुजाउद्दौला खां ने बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ बिहार का जो क्षेत्र था उसको भी बंगाल के सूबे में शामिल कर लिया था। तो अब जो बंगाल का सूबा था उस समय का, उसमें वर्तमान बंगाल, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र या जिसे अब ढाका वाला जो क्षेत्र है, बांग्लादेश जिसे कहा जाता है, उसका हिस्सा और बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो शामिल था। शुजाउद्दौला की मृत्यु 1739 ईस्वी में होने के बाद सरफराज खां, उसका पुत्र था, वह उसका उत्तराधिकारी बना और ये बहुत कमज़ोर अयोग्य शासक था। इसके समय में जो बिहार का नायब सूबेदार था जिसका नाम था अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खां ने सरफराज खां पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। गुरिया का एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर 1740 ईस्वी में, और बंगाल का नया नवाब बना अली वर्दी खां। अली वर्दी खां एक योग्य सूबेदार या शासक कहा जा सकता है। इसने 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। अली वर्दी खां जो था मराठों के आक्रमणों से बहुत ज़्यादा परेशान था। बंगाल पर लगातार मराठों के द्वारा जो है धन की लूट के लिए जो है आक्रमण किए जाते रहे थे। इनसे परेशान होकर के अंत में 1751 ईस्वी में अली वर्दी खां ने मराठों के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के तहत प्रति वर्ष 12 लाख रुपए चौथ के रूप में मराठों को देना स्वीकार किया। साथ ही उन्हें उड़ीसा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मराठों को सौंप दिया। चौथ और सरदेशमुखी 2 कर थे जो मराठों के द्वारा अपने अधीनस्थ जो क्षेत्र थे उनसे वसूल किया जाता था। अली वर्दी खां के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर उसके संबंधों की बात करें तो अली वर्दी खां ने हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत संदेहात्मक दृष्टि से देखा और इसका मुख्य कारण वही व्यापारिक सुविधाएं थी जिनका दुरुपयोग कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, स्पेशली दस्तक का दुरुपयोग जो किया जा रहा था उसकी वजह से। साथ ही अली वर्दी खां ने कंपनी को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि वो किसी भी प्रकार की किलेबंदी जो है बंगाल में ना करे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर कंपनी और अली वर्दी खां जो थे उनके बीच में बहुत वाद विवाद था, मतभेद था, और ये मतभेद आगे चलकर सिराजुद्दौला खां के समय में प्लासी के युद्ध का एक मुख्य कारण बना। अली वर्दी खां जो है उसकी मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। इसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी 3 और उन्हीं में से एक सबसे छोटी बेटी का बेटा था ये सिराजुद्दौला खां, जिसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही नियुक्त कर दिया था। सिराजुद्दौला खां अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात 1756 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हालांकि इसे अपने रिश्तेदारों से बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, स्पेशली इसकी जो बड़ी मौसी थी, घसीटी बेगम उसका नाम है, तो उसके द्वारा इसका विरोध किया गया।
साथ ही इसकी दूसरी मौसी का बेटा था पूर्णिया का गवर्नर, पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, उसके द्वारा भी इस बंगाल के सूबेदारी के लिए, सूबेदार के पद के लिए दावा पेश किया गया। हालांकि इसको शौकतगंज को सिराजुद्दौला खान ने पराजित किया। घसीटी बेगम जो थी उसको बंदी बना लिया गया। घसीटी बेगम का दीवान था राजवल्लभ, उसके द्वारा भी बाद में जो सिराजुद्दौला खां को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र हुआ अंग्रेज़ों के साथ, उसमें ये भी शामिल था। इस प्रकार से प्रारंभ में सिराजुद्दौला खां को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रमुख उसके स्वयं के रिश्तेदारों के द्वारा पेश की गई चुनौतियां थी। अब अगर हम कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में मतभेद के और विवाद के बिंदुओं पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहला हो गया दस्तक का दुरुपयोग। फर्रुखशियर के द्वारा जो फरमान दिया गया था उसमें ये स्पष्टतः लिखा गया था कि कंपनी को जो है बंगाल के क्षेत्र में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष होता था वो ये फ्री पास, जिसे दस्तक कहा जाता था, उसको जारी करता था। और ये जो फ्री पास या दस्तक था वो सिर्फ कंपनी के माल पर लागू होता था। बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना स्वयं का व्यापार करने लग गए, और जो स्वयं का जो व्यापार, निजी व्यापार होता था, उसको भी कंपनी का माल बता करके उस पर भी टैक्स फ्री करवाने लग गए। उस पर भी चुंगी या शुल्क देना उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक और तरीका ढूंढा लाभ कमाने का, और वो था भारतीय व्यापारियों से कुछ पैसा लेकर के उसके बदले में उनके माल को भी कंपनी का माल बता करके उसे भी दस्तक प्रदान करना शुरू कर दिया। इसके दो प्रभाव पड़े। पहला, बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी, बंगाल के नवाब का जो राजकोष था, उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। वो खाली होने लगा क्योंकि अब उसे व्यापार पर किसी भी प्रकार का कर जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा था, ना तो अंग्रेजों से और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारियों से भी प्राप्त नहीं हो रहा था। दूसरा, उन भारतीय व्यापारियों पर जो दस्तक का लाभ नहीं ले रहे थे कंपनी के माध्यम से, और कंपनी जो है कर नहीं दे रही थी, तो उनकी वस्तुएं ज़्यादा सस्ती थी भारतीय व्यापारियों की वस्तुओं के तुलना में। इसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को जो है सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक मुख्य मुद्दा था बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद का। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दक्षिण भारत में जब फ्रांसीसियों के प्रभाव को इन्होंने सीमित कर दिया, आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुए उनमें जब इनको सफलता मिली, कंपनी को सफलता मिली, तो इससे उनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और इसी वजह से उन्होंने बंगाल में जब उनको ऐसी स्थिति दिखी, कमज़ोर राजनीतिक स्थिति, तो उन्होंने जो है यहाँ, और एक व्यापारिक सूबा था, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इन्होंने यहाँ पर भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास जो है करना शुरू कर दिया। और मद्रास की जो इनकी कंपनी थी, दक्षिण भारत में दो प्रमुख केंद्र थे उस समय अंग्रेज़ों के, एक मुंबई जिसे बम्बई कहा जाता था उस समय, और दूसरा मद्रास। तो मद्रास में जो गवर्नर था उसने क्लाइव और जल सेना नायक वाटसन, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन, इन दोनों को बंगाल भेजा कुछ सेना दे करके, और इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से बंगाल का जो नवाब है उसको गद्दी से हटा करके उसके स्थान पर कोई कठपुतली शासक जो अंग्रेज़ों के प्रभाव में हो उसको बिठाया जाए, और उससे बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं और प्रादेशिक सुविधाएं, यानी कुछ जमींदारियां वगैरह क्षेत्र प्राप्त किया जाए। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी प्लासी के युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। इसके अतिरिक्त कंपनी जो थी, वहाँ की व्यापारिक कोठी जो थी, फोर्ट विलियम था, उसमें बहुत से बंगाल का जो नवाब था उसके विरोधियों को शरण दी गई। जैसे घसीटी बेगम थी, उसको बंदी बना लिया गया, और उसके दीवान राजवल्लभ जो था उसके द्वारा अपनी सारी संपत्ति और अपने पुत्र के साथ अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी वहाँ भेज दी गई। बंगाल का जो नवाब था उसने
इस संपत्ति और उसके पुत्र दोनों को सौंपने की मांग अंग्रेजों से की, जिसे अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों बंगाल के नवाब के जो विरोधी थे उनको अंग्रेजों के द्वारा यहाँ शरण दी जा रही थी, जिसका नवाब ने जो है विरोध किया। साथ ही कहते हैं कि नवाब के प्रति अंग्रेजों ने बहुत अशिष्टता का व्यवहार किया। जैसे सिराजुद्दौला का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो ये उस समय ऐसा माना जाता था कि जब नवीन शासक बनता है, कोई भी नया शासक बनता है, उसके राज्याभिषेक के अवसर पर उसके जितने भी अधीनस्थ जमींदार लोग होंगे, नागरिक होंगे, अधिकारी लोग होंगे, वो उसे भेंट प्रदान करेंगे। कंपनी के द्वारा ऐसी कोई भेंट जो है सिराजुद्दौला को नहीं सौंपी गई। बाद में कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने एक बार कंपनी का निरीक्षण, उस क्षेत्र का, कंपनी का जो क्षेत्र था वहाँ का दौरा करने की कंडीशन अंग्रेजों के सामने रखी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी ठुकरा दिया। तो समय समय पर नवाब का उन्होंने बहुत अशिष्टता के साथ नवाब के साथ व्यवहार किया, जिसकी वजह से भी नवाब और उसके बीच अंग्रेजी जो कंपनी थी उसके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। इसके साथ ही सबसे मुख्य रीज़न था सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचना। साथ ही कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों के द्वारा उसकी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया, जबकि अली वर्दी खां के समय से ही उन्होंने, नवाब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार की किलेबंदी जो है वो यहाँ ना की जाए। चूँकि इस समय यूरोप में जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, यानी इंग्लैंड और फ्रांस जो थे उनके बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो जब भी यूरोप में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता था तो भारत में जो कंपनियां थी, दोनों फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी, इनके बीच में भी युद्ध होना प्रारंभ हो जाता था। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेज़ों ने कहा कि इस समय उनके लिए किलेबंदी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जबकि सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेज़ों को इसका सबक सिखाने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जो कासिम बाज़ार की फैक्ट्री थी उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में उन्होंने फोर्ट विलियम को घेरा और फोर्ट विलियम का घेरा डाला। फोर्ट विलियम पर भी इन्होंने 20 जून को अधिकार कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि 20 जून को ही काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई, जिसे ब्लैक होल की घटना भी बहुत बार कहा जाता है। इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना के जो वर्णन करता है या जिसने इस घटना का विवरण दिया है उसका नाम हॉलवेल था और ये एक अंग्रेज था और फोर्ट विलियम की रक्षा के लिए इसे यहाँ रखा गया था उस समय। तो इनका कहना है कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के किसी अधिकारी ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसका आकार इन्होंने लगभग 18 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा बताया है। तो इसके अंदर, इतनी छोटी कमरे के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि 146 व्यक्तियों को ठूंस करके भर दिया गया और जिसकी वजह से, दम घुटने की वजह से इनमें से अधिकांश लोग मारे गए और सुबह में जब उसे चेक किया गया तो सिर्फ 23 व्यक्ति उसमें जीवित रहे। हालांकि इस घटना की सत्यता के बारे में बहुत वाद विवाद विद्वानों और इतिहासकारों में किया जाता है, क्योंकि ये संभव नहीं है अगर प्रैक्टिकली और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इतनी छोटे आकार के कमरे में 146 व्यक्तियों को बंद करना, चाहे उन्हें कितना ही ठूंस कर भरा जाए। तो इसीलिए इस घटना की सत्यता पर अविश्वास किया जाता है। दूसरा, सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि सिराजुद्दौला को इस घटना का कोई पता ही ना हो, उसके आदेश पर ये कार्य नहीं किया गया हो, उसकी सेना के किसी सैनिक ने इन बंदियों को बना करके और इन बंदियों को इस कमरे में रख दिया हो। तो सीधा सिराजुद्दौला को इस घटना के लिए उत्तरदायी ठहराना सही नहीं है। दूसरा, अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो फिर जो संधि होती है अलीनगर की, उस अलीनगर की संधि में क्षतिपूर्ति जो मांगी गई उसमें इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ब्लैक होल की अगर घटना होती तो 123 अंग्रेज मारे गए, उनके लिए कोई कंपनसेशन या मुआवजा या क्षतिपूर्ति की रकम की मांग जो है अलीनगर की संधि में नहीं की गई।
तो इस घटना की सत्यता जो है उसमें संदेह है। हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बंद किया गया हो, कुछ लोगों को बंद किया हो और अंग्रेज़ों ने इसका बड़ा चढ़ा करके विवरण दिया हो। जब कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया तो इसके बाद में अंग्रेज़ जो हैं उत्तेजित हो गए और इस घटना का समाचार मद्रास पहुंचा। मद्रास के जो गवर्नर थे उन्होंने लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना को बंगाल के लिए रवाना किया और ये सेना जो है दिसंबर 1756 में बंगाल पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया 2 जनवरी 1757 ईस्वी को। इसके बाद में जब नवाब को ये सूचना मिली अंग्रेज़ों के पुनः कलकत्ता पर अधिकार होने की, तो वो भी फिर से अपनी सेना लेकर के इस तरफ आया और क्लाइव की जो सेना थी उसने नवाब की सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई प्रारंभ में। अंत में दोनों पक्षों ने जो है संधि करने का फैसला किया और इस संधि को अलीनगर की संधि कहते हैं। ये संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। इसकी कुछ मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इन्होंने मुग़ल बादशाह के द्वारा जो भी व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेज़ों को दी गई थी वो इस संधि में बंगाल के नवाब के द्वारा मान ली गई, उनको मान्यता प्रदान कर दी गई, सारे अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए वापस। दूसरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये जो पूरा क्षेत्र था इसके अंदर दस्तक के प्रयोग को अनुमति प्रदान कर दी गई। कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति भी या छूट भी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई। साथ ही सिक्के ढालने की, यानी कंपनी अब अपना स्वयं के सिक्के जो हैं वो ढाल सकती थी। बाद में यहाँ कंपनी ने एक टकसाल की स्थापना की जिसके द्वारा कंपनी के द्वारा यहाँ सिक्के ढाले जाने लगे। इसके अतिरिक्त जिन फैक्ट्रियों पर नवाब के द्वारा अधिकार कर लिया गया था जैसे कासिम बाजार की फैक्ट्री, उनको पुनः अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया गया और बदले में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नवाब को सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया। इस अलीनगर की संधि का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि अब आने वाले समय में किसी भी प्रकार से फ्रांसीसियों और नवाब के बीच में अगर कोई गठबंधन की आशंका थी अंग्रेज़ों के खिलाफ तो उसकी आशंका अब समाप्त हो गई। अब प्लासी के युद्ध की अगर तात्कालिक रीज़न की बात करें तो मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाने के लिए जो है नवाब के विरुद्ध, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र में नवाब के अधिकारी शामिल थे, साथ ही उसके विरोधी शामिल थे और अंग्रेज शामिल थे। बंगाल के जो धनी सेठ साहूकार थे वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। इनमें मीर जाफ़र हो गए, मिर्ज़ा अमीर बेग हो गए, जगत सेठ बंधु हो गए, यार लतीफ़ खां हो गया और मीर जाफ़र, राय दुर्लभ जैसे व्यक्ति जो हैं इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस षड्यंत्र में ये डिसाइड किया गया कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बनाया जाए और बदले में मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों को सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें व्यापारिक सुविधाएं होंगी, प्रादेशिक क्षेत्र उनको प्रदान किए जाएंगे और आर्थिक लाभ जो है विभिन्न प्रकार से उनको दिया जाएगा। ये समझौता होने के अंग्रेज़ों और अन्य विरोधियों के बीच में ये समझौता होने के बाद में अब युद्ध करने का बहाना क्लाइव के द्वारा ढूंढा गया और सीधा उसको पत्र लिखा गया, नवाब को पत्र लिखा अंग्रेज़ों ने, क्लाइव ने, कि अलीनगर की जो संधि है उसे भंग जो है नवाब के द्वारा किया जा रहा है। रीज़न ये दिया गया कि 17 मार्च 1757 में अंग्रेज कंपनी जो थी वह फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था बंगाल में, चंद्रनगर, वहाँ पर हमला करना चाहती थी, आक्रमण करना चाहती थी और इसकी मंजूरी जो है बंगाल के नवाब से मांगी गई, सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला ने इसका कोई सीधा जवाब जो है नहीं दिया और बिना जवाब प्राप्त किए भी क्लाइव जो था उसने चंद्रनगर पर आक्रमण करके फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाब ने क्योंकि सहयोग नहीं दिया है तो उसने अलीनगर की जो संधि थी उसकी भावना का उल्लंघन किया है और ऐसा पत्र लिखा। हालांकि उनका उद्देश्य जो था सीधे सीधे नवाब के दोष निकालकर उस पर आक्रमण करने का था, इसीलिए इस पत्र के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उन्होंने सेना लेकर के
बंगाल की जो राजधानी थी उस समय मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, तो मुर्शिदाबाद की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। नवाब को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपने सेनापतियों के साथ अपनी सेना लेकर के नवाब भी वहाँ से मुर्शिदाबाद से आगे चला और प्लासी का जो मैदान है वहाँ पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके 4 प्रमुख सेनापति थे इस युद्ध में, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां और मीर मोइनुद्दीन खां। इनमें से सिर्फ मीर मोइनुद्दीन खां नवाब का समर्थक था, विश्वास पात्र था, और बाकी के जो 3 सेनापति थे वो पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो जब युद्ध हुआ प्लासी का 23 जून 1757 ईस्वी को, तो यह युद्ध एक तरफा था। इसमें मीर मोइनुद्दीन की जो सेना थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई युद्ध में, और बाकी की जो सेना थी वो खड़ी होकर के एक साइड तमाशा देखने जैसी, दर्शकों की जैसे व्यवहार कर रही थी। ऐसी स्थिति में जो सिराजुद्दौला था वो अपने कुछ सैनिकों के साथ में मैदान छोड़ करके निकल गया पटना की ओर। रास्ते में उसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, और मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरन बहादुर, उसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। 28 जून को 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों की सहायता से, और मीर जाफ़र जो है अब पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में बंगाल का शासक बना और शासन करने लगा। इस तरीके से प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया, और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई, और यहीं से बंगाल में अंग्रेज़ों की राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। बंगाल में अब जो कंपनी थी एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई। अब प्लासी के युद्ध के अगर महत्व की बात करें तो के.एम. पन्नीकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था। ये एक्चुअली गलत लिखा गया है इसके अंदर। प्लासी एक ऐसा सौदा था, होता की जगह सौदा होगा। एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया, क्योंकि ये इसका जो रिज़ल्ट था ऑलरेडी डिसाइडेड था। जब सिराजुद्दौला के सेनापति अंग्रेज़ों के साथ युद्ध से पूर्व ही मिले हुए थे, तो युद्ध का निर्णय पहले से ही निश्चित था। और इस युद्ध में ये युद्ध जो था एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम था, ना कि सैनिक दृष्टि से इसमें कोई विजय प्राप्त की गई, क्योंकि पूरी तरीके से जो सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे वो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। उनका एक छोटा सा हिस्सा इस युद्ध में शामिल हुआ, तो सैनिक दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। लेकिन बंगाल में अंग्रेजी सत्ता जो थी उसका प्रारंभ अब यहाँ से शुरू हो जाता है। बक्सर के युद्ध के साथ इसकी परिणति होती है और पूरी तरीके से राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजी कंपनी का उत्थान बक्सर के युद्ध के साथ हो जाता है। तो जो प्रक्रिया प्लासी के युद्ध में प्रारंभ हुई वो जाकर के बक्सर के युद्ध में पूरी हो जाती है। एक और परिणाम इसका देखा जा सकता है, मुगल सम्राट जो थे उनकी शक्ति का खोखलापन इस समय स्पष्ट हो गया, क्योंकि बंगाल जो था मुगल शासन के अधीन एक सूबा था, और बंगाल के जो सूबेदार थे वो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब एक बाहरी शक्ति, एक विदेशी शक्ति अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के एक सूबेदार को हटा करके दूसरे सूबेदार को उस पद पर नियुक्त कर दिया, वो भी मुगल सम्राट की मंजूरी के बिना। तो इससे पता चलता है कि अब मुगल सम्राट जो है उसकी शक्ति जो है एकदम खोखली हो चुकी थी, वो एकदम कमज़ोर हो चुका था, और अब राजनीतिक नियंत्रण उनका जो था दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों तक सिमटने लगा था। बंगाल के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा कि बंगाल एक व्यापारिक रूप से समृद्ध सूबा था, और इसीलिए अंग्रेज़ों को जो है अतिशय लाभ यहाँ से प्राप्त हुआ। अब उन्हें बिना चुंगी दिए यहाँ व्यापार करने का पूरी तरीके से फ्रीली अधिकार प्राप्त हो गया। प्लस यहाँ जो है व्यापारिक वस्तुएं जो हैं, जैसे कपड़े का व्यापार होना शुरू हुआ, रेशम का व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से इनको व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभ
अंग्रेज़ों को होने लगा।